हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स वर्ड आया कहाँ से? हम इसे क्यों पढ़ते हैं? देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे एलिफेंट है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होता है, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता है, या फिर मैंगो का प्लांट मैंगो ही होता है। कभी सुना कि मैंगो का प्लांट अदर किसी प्लांट का बन जाएगा, रोज का या फिर अदर प्लांट का? या फिर एलिफेंट कभी कैमल या ह्यूमन या डॉग देता है? नहीं ना। तो ऐसा ही क्यों है, यही हमें समझना है। तो बात करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक जो वर्ड है, इसका जो मतलब है वो है जेनेसिस, जो लैटिन वर्ड से लिया गया, जेनेसिस या फिर गिरो से मिलकर बना है। ठीक है, इससे इसका ओरिजिनेट हुआ है, जो लैटिन वर्ड से निकल कर आता है जेनेटिक्स। अब जब जेनेटिक्स में हम करते क्या है, देखो हमने ये भी बात करी है कि एलिफेंट से एलिफेंट ही बनते हैं, बिट बट नॉट एग्जैक्ट। मतलब कुछ तो वेरिएशन होता है, कुछ तो अलग थोड़ा सा होता है, लेकिन उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, दिखने में सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। यही हमें समझना है, यही हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। देखो, जेनेटिक जो वर्ड है इसको दिया था विलियम बैटिसन ने 1905 में। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इससे पहले भी जेनेटिक्स के बारे में लोगों को पता था, ठीक है, इसकी प्रोसेस के बारे में, लेकिन जेनेटिक्स वर्ड नहीं पता था। स्टडी पहले भी होती थी, लोग उसके बारे में पहले भी बातें करते थे। इन सब के बारे में हम समझेंगे, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम समझेंगे। बात करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यही हमें समझना है कि जो एलिफेंट है, जो इसके कैरेक्टर्स है, इसने अपने ऑफस्प्रिंग सेंड किए, किस प्रोसेस सेंड किए, और ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, यही सब जेनेटिक्स का पार्ट है। बात करते हैं हेरिडिटी की। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टर जाना है, क्या कहलाता है? हेरिडिटी। लेकिन जिस प्रोसेस से वो जा रहे हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ से जिस किसी प्रोसेस को तो यूज कर रहे होंगे ना, वही क्या कहलाएगी? इनहेरिटेंस। लेकिन जब वो इनहेरिटेड हो चुके हैं कैरेक्टर, तो जो ऑफस्प्रिंग के पास आए हैं, तो उस ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ तो वेरिएशन है उसके पेरेंट से। जैसे कि हमें दोनों के कलर में कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी शेप, उसकी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, थोड़ा सा बिहेवियर, तो अंतर मिलेगा ना। एग्जैक्ट तो कॉपी होगी नहीं। तो यही क्या है? वेरिएशन। और ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच मिलेगा। ध्यान रखना, सेम स्पीसीज, अगर डॉग की स्पीसीज है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एलिफेंट की स्पीसीज, मैंगो की स्पीसीज, या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज। ऐसे नहीं कि मैं अलग अलग स्पीसीज, जैसे मान लो डॉग और एलिफेंट को दोनों कंबाइन करके बोल रहा हूँ, नहीं, एलिफेंट के अलग, डॉग के अलग। तो एक स्पीसीज का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या होता है कि सब एक जैसे तो होते नहीं है भाई। अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स से थोड़े तो अलग है ना, दिखने में, थोड़ा कलर में, थोड़ा वेरिएशन तो दिखेगा। यही क्या है? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आता कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इसी से क्या मिलेगा? वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। अब जो वेरिएशन भी दो तरह के रीजन से होता है, देखो रिप्रोडक्शन में भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली कितने? वन पेरेंट। इससे बनने वाली कॉपी सिंगल, एक उसका सेट ही आएगा। तो ऑफस्प्रिंग कैसी होगी? नियरली आइडेंटिकल। ये भी एग्जैक्ट नहीं होगी, नियरली आइडेंटिकल होगी, क्योंकि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या कुछ अदर फैक्टर की वजह से क्या होगा, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है या डीएनए का जो डीएनए है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस सिंगल सेल होता है, डिप्लॉइड होता है, तो क्या बनेगा? एन बनेगा, तो कुछ तो वेरिएशन के साथ आएगा, क्योंकि उसे भी सर्वाइव करना है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा वेरिएशन मिलता है वो मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लांट हो या एनिमल, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो उनमें क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जिससे हमें क्या मिलती है? मिक्स होते हैं जीन फ्रॉम बोथ की। अब मोर वेरिएशन इसलिए देखने को मिलेगा। और एक्चुअल होता क्या है, देखो जितना ज्यादा वेरिएशन मिलेगा वो उतना ही अपने आप को क्या कर सकता है? अडेप्ट कर सकता है, सर्वाइव के लिए लेकर जा सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है। यानी जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस होती है, नेचुरल सिलेक्शन उसको ही सिलेक्ट करती है जो उस इन्वायरमेंट में सिलेक्ट सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो अर्ली नॉलेज, मतलब
तो अर्ली नॉलेज का मतलब है लोगों को जेनेटिक्स के बारे में आज से नहीं है, पहले से पता है। मैंने बोला ना, ये वर्ड तो अभी आया है, लेकिन इसको लोगों को अब से नहीं, जब कभी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना, या कहे तो डोमेस्टिकेशन इसी से स्टार्ट हुआ है। लोगों को पता चला यार कैसे कैसे चीज करते हैं, तो उन्होंने जैसे वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड प्लांट, उनको यूज करना स्टार्ट करा, उनको पालना स्टार्ट किया, तो डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। और जैसे अच्छी चीजें थी उनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करी, यानी कि अच्छे करेक्टर वालों को चूज करते आगे चले गए। तो ये अर्ली नॉलेज भी उनको थी। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि 8000 से लेकर 1000 BC, बिफोर क्रिश्चियन से पहले लोगों को पता था इसके बारे में। तो उन्होंने एक इंडिया का भी एग्जाम्पल है, इंडिया में क्या था, साहिवाल काऊ है पंजाब के अंदर। जो साहिवाल काऊ है इसको डेवलप किया है, इसको सेलेक्टिव ब्रीड द्वारा बनाया, किससे, वाइल्ड काऊ से। ये पंजाब के अंदर है साहिवाल काऊ, ठीक है। जो साहिवाल काऊ की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों को पहले से नॉलेज थी, उन्हें ये भी पता था कि जो वेरिएशन है वो कहाँ छिपा हुआ है, उसके रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा हिस्ट्री में हम देख के चलेंगे, जिससे आसान रहेगा समझना ही। देखो, प्री हिस्टोरिक जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लोगों को जेनेटिक्स वर्ड नहीं पता था, लेकिन 10,000 से 12,000 साल पहले जब कभी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, उसके पीछे यही रीजन था कि लोगों को अननोनली अप्लाइड जेनेटिक प्रिंसिपल को बिना जाने भी उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है, जिसके द्वारा डोमेस्टिकेशन किया और प्लांट और एनिमल का, ठीक है। और अर्ली डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज बनाई, जैसे वीट की, बार्ले की, पीट, डॉग, गोट, शिप, ठीक है ना, गोट होगी, शिप होगी, बार्ले, उनका डेवलप किया उन्होंने। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा इंप्रूव किए ट्रेड को, जिससे कि बड़े बड़े सीड, लार्जर सीड डेवलप किए, वोलियर एनिमल उन्होंने डेवलप किए, डोसाइल बिहेवियर उनके अंदर डेवलप किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीड हुआ डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर का, और परमानेंट ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ। तो कौन रीजन के उसके पीछे भी, जेनेटिक्स के प्रिंसिपल, जिनको वो जानते ही नहीं थे। ये तो लिखे हुआ कंटेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने जो डेटा मिला उसके बेस में बताया। लेकिन अगर लिखे हुए कंटेंट की बात करें तो हिंदू टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले रिटन यही कंटेंट है। जो अर्ली रिटन अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी है, वो हिंदू टेक्स्ट के अंदर 2000 साल पुरानी है। लोगों को पता था उस समय कि जो कैरेक्टर है वो एट्रीब्यूट होते हैं किसे, फादर से, मेनली फादर से होते, और लेकिन मैटरनल इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है, जो वेरिएशन सिबलिंग के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज करा था, जो इंडियन कल्चर की बात करें तो उन्होंने जो अवॉइड कर दिया मैरिज विद इंडिविजुअल के साथ, जिसके कुछ अनडिजायरेबल ट्रेट है, अनहेरिटेड, यानी कि जिसको ट्रेट अच्छे नहीं है, तो उनसे क्या होगा, अवॉइड करा मैरिज, जिससे वो करेक्टर आगे मूव ही ना करे। इसका मतलब वो लोग जानते थे ना इस बारे में। तो अर्ली, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के अर्ली और भी हैं, जिसे हम बात करेंगे अभी थोड़ा थोड़ा बस ब्रीफ में। देखो, जैसे कि हेरिटेज के बारे में ग्रीक का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, रोमन एरा भी आया था, उसके बाद राइज ऑफ मॉडर्न, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स में स्टार्ट होती है जब रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, कब, 1665 को डिस्कवर की थी सेल को। उसके बाद से इसके अंदर क्या हुआ था, रिवोल्यूशन हमें देखने को मिला है। जिसके बाद हमारे पास अदर, जैसे कि मेंडल का लॉ आए, मेंडल के लॉ के बाद एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसे थॉमस एंड मॉर्गन बोलते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इसके द्वारा इसके जो बच्चों का स्कोप की। देखो, स्कोप से पहले हम बात कर लेते हैं जेनेटिक्स के कुछ साइंटिस्ट के बारे में। तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, विलियम बेंटसन ने दिया था 1905 के अंदर, जिसको कोनाइट किया था। लेकिन अगर फादर की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर है जेनेटिक्स के ओल्ड वाले। अगर न्यू की बात करें तो न्यू जेनेटिक्स, ये न्यू फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है हमारे पास विलियम बेंटसन। इन्होंने जेनेटिक्स टर्म भी कोनाइट किया, प्लस ये फादर भी किसके, न्यू जेनेटिक्स के। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के। जो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है वो है थॉमस एंड मॉर्गन, क्योंकि उन्होंने लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जैसे कुछ प्रिंसिपल इन्होंने प्रोवाइड किए कि लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कैसे होते हैं, और ड्रोसोफिला पर उन्होंने अपना काम भी किया था, ठीक है। बात करते हैं स्कोप ऑफ जेनेटिक्स की। इससे पहले एक साइंटिस्ट हो रहे हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए हमें, ह्यूमन जेनेटिक्स, या कह सकते हैं बायो केमिकल जेनेटिक्स। जैसे कि एल्कोप्यूटेनेरिया नाम की डिसीज होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बारे में एगरोड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, इसलिए फादर ऑफ बोले जाते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के। अगर स्कोप ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो जो जेनेटिक्स के अंदर जो स्टडी करते हैं हम 3 लेवल पर करते हैं। एक ट्रांसमिशन, दूसरी मोलिक्यूलर, और तीसरी होती है पॉपुलेशन। फिलहाल जो स्टडी करेंगे वो करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, यानी कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे जब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का ट्रांसलेशन, उसका जीन का रेगुलेशन, ये आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर।
फिर बाद में करते हैं एवोल्यूशन लेवल पर, तो बात करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे मिलता है पॉपुलेशन के अंदर, वो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, कैसे होता है, ये आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर। ये सब हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। एंड इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, एंड उसके बाद मेंडलिज्म। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं उन्हें भी हम आगे जाकर देखेंगे अभी। थैंक यू वेरी मच।